Assalamualaikum, dear students. Welcome to the 4D preparation and test session of Serial. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो हमारा टेस्ट नंबर 1 है A+B उसकी जो है वो डिस्कशन जो है स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है पार्ट 1 फिजिक्स का। इसमें सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड है। जो पहला एमसीक्यू है वो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसका कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारे पास ये पूछा गया है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें जे डॉट और जे क्रॉस के का, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए है के, 1, 2 एंड 0। तो इसमें हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास जो है वो राइट हैंड रूल यूज करता है, और जे क्रॉस के का आंसर हमारे पास क्या आता है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, 0, क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में कोसाइन ऑफ एंगल थीटा एग्जिस्ट करता है दो वेक्टर्स के दरमियान, तो हमारे पास आंसर आता है 0। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 0 है, डी। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 45 डिग्री। कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इनके मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करें तो ये किस एंगल के ऊपर इक्वल होंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है, उनके दरमियान एंगल होता है साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास एंगल होता है कॉस ऑफ थीटा। और कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा ये हमें मैथमेटिक्स में पता है कि ये किस एंगल के ऊपर इक्वल होते हैं, तो 45 डिग्री के ऊपर ये इक्वल होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है ये डेल्टा है कि 45 डिग्री के ऊपर इनके मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, अगर a प्लस बी का मॉडुलस यानी अगर दो वेक्टर्स a और b को ऐड किया जाए और उनका मैग्नीट्यूड लिया जाए, और इसी तरह इन्हीं दो वेक्टर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें a माइनस बी और उनका मैग्नीट्यूड लें, तो ये मैग्नीट्यूड किस एंगल के ऊपर इक्वल होगा। जैसा कि क्वेश्चन में है कि इफ a plus b is equal to a minus b, then angle between two vectors is, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज का, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि जब हम दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें उनके सम के साथ और डिफरेंस के साथ, तो उनके दरमियान एंगल जो है वो कौन सा होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कि किस एंगल के ऊपर दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट अपने मैग्नीट्यूड का क्या हो जाते हैं, हाफ। तो यहाँ पर हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट के दरमियान जो मैग्नीट्यूड है वो कोसाइन ऑफ एंगल के साथ लिखा जाता है, और कॉस की डिफरेंट वैल्यूज हमें पता है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। 30 डिग्री के ऊपर कॉस की वैल्यू √3/2 होती है, 45 डिग्री के ऊपर 1/√2 होती है, और 60 डिग्री के ऊपर कॉस है वो अपनी वैल्यू का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी 1/2 वैल्यू देता है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में भी पूछा है कि किस एंगल के ऊपर वो अपनी मैग्नीट्यूड का हाफ हो जाता है, तो वो 60 डिग्री एंगल है। Next question है, precise measurement is one which has less percentage uncertainty, maximum precision, less absolute uncertainty, both A and C। तो precise measurement क्या होती है, ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है कि जिसमें less absolute uncertainty हो, क्योंकि हमें पता है कि precision का ताल्लुक किसके साथ होता है, least count of a measuring instrument के साथ। तो उसमें less absolute uncertainty is also called precision or least count of a measuring instrument। आगे द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, दोबारा वही बात कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, प्रिसिजन और लीस्ट काउंट ये एक ही चीज के तीनों नाम। तो वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो क्या होती है, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इसमें
ये सूटेबल ऑप्शन है 0.1 मिलीमीटर, जो कि वर्नियर कैलिपर की मिलीमीटर में लीस्ट काउंट है, इसी को हम उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे। Next question है, if the body is at rest or rotating with uniform angular velocity, then torque will be maximum, negative, zero and positive। जाहिर सी बात है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है, जिसको हम एंगुलर फॉर्म में उसका जो एंगुलर काउंटर पार्ट है, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, वो क्या होगा? जीरो। क्योंकि बॉडी जो है या तो वो रेस्ट पर है या फिर वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा, तो लिहाजा उस पर जो लगने वाला टॉर्क है वो है जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एंड टॉर्क आर एनालॉगस टू वेलोसिटी, मास एंड वेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डी ऑप्शन है ईच अदर। तो अभी हमने बात की है कि लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स होती है और एंगुलर मोशन में उसका काउंटर पार्ट जो होता है वो क्या होता है? टॉर्क, जिसको हम उसकी एनालॉगस पार्ट कहते हैं। तो ये डेल्टा ऑप्शन है ईच अदर। तो फोर्स और टॉर्क जो है ये एनालॉगस हैं एक दूसरे के। आगे हमारे पास सेक्शन 1 है, शॉर्ट क्वेश्चंस सब्जेक्टिव का। इसको हम डिस्कस करते हैं। डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी that may appear in an algebraic expression? इसको हमने एक्सप्लेन करना है। डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता भी है और नहीं देता। सपोज अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, यहाँ पे हम इस G की डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम रीअरेंज करके फॉर्मूला को एफ आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें, m1 m2 को डिवाइड करें, तो जहां से हम g की डायमेंशंस ले सकते हैं, जो कि आपके चैप्टर में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है एक्सरसाइज में। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन है जैसे टाइम पीरियड की t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g, तो हम उस केस में उसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आ जाता है, तो अगर हम उसमें न्यूमेरिक्स की बात करें या एक ऐसे कांस्टेंट नंबर की बात करें जो रेशो किसी दो सर्टेन नंबर्स की, जैसे 2 पाई में पाई जो है वो रेशो है, रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे हम इसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अगर हमारे पास कोई फंडामेंटल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, तो हम उसकी जो है वो जो कांस्टेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनमें यूनिवर्सल कांस्टेंट्स, उसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ अ नीडल विद स्केल ऑन व्हिच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड रिकॉर्डेड एज 0.2145, दूसरा है 0.21 मीटर, तीसरा है 0.214 मीटर। विच रिकॉर्ड इज करेक्टेड बाय, ये आपको पता है कि इसमें वो वाली रीडिंग करेक्ट होगी जो हमारे जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के साथ मैच कर रही होगी। मिलीमीटर में हम अगर देखें कि कितने डिजिट्स आते हैं, तो उन डिजिट्स को हम ये जो 3 ऑप्शन में दी गई रीडिंग्स है उनके साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तीसरा है राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स और एरिया की रेशियो है, तो हम फोर्स की डायमेंशन mlt-2 और एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर इसमें पुट करेंगे और कैंसिलेशन के बाद हम रिक्वायर्ड जो प्रेशर की डायमेंशन है वो हासिल कर लेंगे। इसी तरह डेंसिटी है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की डायमेंशन m है और वॉल्यूम जो है वो l क्यूब है, तो हम वहां से इसकी डायमेंशंस को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगला है डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब यह है कि हमने ये पढ़ रखा है कि सेम डायमेंशंस की चीजें आपस में ऐड होती हैं। अगर आप वेलोसिटीज को ऐड कर रहे हैं तो वेलोसिटीज के साथ वेलोसिटीज ही ऐड होगी, एक्सेलरेशन ऐड नहीं होगा। जैसे हम इक्वेशन में देखते हैं vf is equal to vi plus at, they have same dimensions। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये बताता है, वो डिक्टेट करता है कि we always add physical quantities of same dimensions। Question number 5 is show that energy mass equation E is equal to mc square is dimensionally correct। ये डायमेंशन का तीसरा यूज है जिसमें हम देखते हैं कि how can we prove
that a given formula or equation is correct, हम उस इक्वेशन और फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को इक्वेट कर लेते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि उसकी डायमेंशन वो इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरह वेक्टर क्वेश्चन नंबर 6 है, वेक्टर A lies in the xy plane for what orientation will both of its rectangular components be negative, for what orientation will its components have opposite sign। तो हम अगर अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो उसके चारों कोऑर्डिनेट्स में कहां पर उसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और कब उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑपोजिट साइन लेंगे वो हमारा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। आगे डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जिस 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, एंड इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर जो है वो इसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है यानी गिवन डायरेक्शन। सो अ वेक्टर कैन हैव more than one components, 2 components, and in 3 dimension a vector have 3 components। नेक्स्ट हमारे पास है टू गेट द सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू नल वेक्टर व्हाट आर द कंडीशंस। कंडीशन ये होगी कि दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन जो हो ऑपोजिट हो। नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यहां पर ये वेक्टर गिवन नहीं है, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर हो, सपोज वेक्टर ए है, बी है, उसकी आई जे के साथ कोई भी मैग्नीट्यूड दिखती हो तो आप यूनिट वेक्टर उसका निकाल सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके और वेक्टर को प्लग इन करके। आगे वो कहता है कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। ये आपकी बुक का टॉपिक है टॉर्क, जिसमें हमें वो कहता है कि रिजिड बॉडी के ऊपर टॉर्क जो है वो कैलकुलेट करें जिसके ऊपर फोर्स फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को आपने कैलकुलेट करना है। तो ये वो आप उस कॉन्फ़िगरेशन को देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, हाउ टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो है अक्सर मिस्टेक करते हैं, ये क्वेश्चन मिसलीडिंग बन जाता है इस एतबार से कि हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला तो है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, दूसरा टॉपिक ये है कि हाउ कैन वी ऐड वेक्टर्स बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, वेक्टर के कंपोनेंट्स नहीं है। इसमें आप पहले डिफाइन करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके दरमियान एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, जैसे ax और ay, एंड अ वेक्टर कैन बी डिवाइडेड एज द सम ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इस तरह से हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और इसकी डायग्राम कंपलसरी है। नेक्स्ट है गिवन दैट a एंड b, टू वेक्टर्स a एंड b, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। यहां पे दो वेक्टर्स हैं, क्वेश्चन पेपर में आपको उनकी वैल्यूज दी भी, आप लोगों ने a डॉट b इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, इसका मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन मीन कंपोनेंट, यानी a का वो कंपोनेंट जो b की डायरेक्शन में है, यहाँ पर a cos ऑफ थीटा है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। बाकी दो वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और गिवन फॉर्मूले में प्लग इन करके हम उसकी वैल्यू ले लेंगे। पेपर बी ऑब्जेक्टिव इसका पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ, चार ऑप्शन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू द वेक्टर एडिशन, उसको हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, if rx is negative and ry is positive then the resultant vector lies in। तो ये हमने पहले भी किया, if rx is x axis is negative and y axis is positive, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, तो ऑप्शन इज अल्फा। रिलेशन a plus into minus a results the parallel vector, unit vector, null vector and position vector। तो ये रिलेशन हमें क्या देता है, when two vectors have same magnitude but they are opposite in direction so we have a null vector। तो यहाँ पे C जो है ऑप्शन है वो null vector की करेक्ट है। Dot product of two non-zero vectors is zero if angle between them is 30, 60, 45, 90। So it's very obvious कि दो vectors जब dot product शो कर रहे हो तो उनके दरमियान एंगल क्या होता है, cos ऑफ थीटा, और cos 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है, जीरो। तो अगर वो जीरो ऑप्शन दे रहे हैं तो हम आंसर दे रहे हैं तो उसको ऑब्वियस सी बात है उसमें एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। रिटर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, सिंपल ऑप्शन डी इसका आंसर है। द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ सीक्वेंस फेज, वही बात हमने कहा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट
एंड जो है वो प्रिसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तीनों एक ही चीज के नाम है। और सीक्रू गेज की जो लीस्ट काउंट होती है 0.01 मिलीमीटर होती है, तो यहाँ पे जो आंसर है बी है। Dimensions of frequency same as that of the time period, angular velocity, mass and angular acceleration। हमें पता है कि frequency और time period के दरमियान relation का होता है inverse। हम लिख सकते हैं F is equal to 1 over T या T is equal to 1 over F। So frequency की dimension और time period की dimensions का होती है same। The least count of meter rod is 0.1 centimeter as obvious। This is the right answer। इन सारे ऑप्शन में से A is the right answer। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। The vector sum of three vectors gives a zero resultant. What can be orientation of the vectors? जब ये तीनों वेक्टर्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तब इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, जीरो होगी। उस केस में हम दो वेक्टर्स को पहले ऐड करेंगे और फिर उसके रिजल्टेंट को तीसरे के साथ ऐड करेंगे, तो इस तरह से ये हमें जीरो रिजल्टेंट देंगे। शो दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कहते हैं कि आप प्रूफ करें कि वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को ब्रेक कर रही है। इसको आपने ज्योमेट्रिकली शो करने की किस तरह से a प्लस बी जो है वो b प्लस a के इक्वल होता है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है क्या वो सेम आता है या सेम नहीं आता। अगला क्वेश्चन है a is equal to 4i plus 3k then find a। अगर हमें मैग्नीट्यूड गिवन है तो हमने वेक्टर गिवन है तो हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। हमें फार्मूला पता है कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर एंड देन वी टेक स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है राइट टू एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के टू एग्जांपल्स हैं, एक टॉर्क है और दूसरा जो है वो फोर्स है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, F is equal to Q into V cos V। How a vector is subtracted from another vector explained using diagram। ये भी आप हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हुए, जैसे हमने ऊपर देखा है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वहां पे आपने सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है। द वेक्टर व्हिच इज बीइंग एडेड टू द फर्स्ट वेक्टर, हम उसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे एंड देन बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल वी कैन हैव वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर राइट द टू यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के दो यूजेस आप लिख सकते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द फार्मूला और सम इक्वेशन and it can also be used to derive a formula from given information। Question number 7 is show that the expression is dimensionally correct। इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन मिसिंग है। यहाँ पे इक्वेशन है VF, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VF is equal to VI plus AT। दिस क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास इक्वेशन मिसिंग है जिसमें हमें वो कहता है कि VF is equal to VI plus AT। इसको प्रूफ करेंगे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को लिखेंगे और जब ये इक्वल आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये डायमेंशंस इसकी इक्वल है, सो दिस फार्मूला इज करेक्ट। आगे व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप इस फार्मूला को रीअरेंज करें, F into क्रॉस F into r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। F की डायमेंशंस पुट करें mlt minus 2, r की डायमेंशन l स्क्वायर, m की डायमेंशन m स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट, इसको आप सिंपलीफाई करें और आपके पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी। एट द masses given in kg up to appropriate precision 2.189, 0.09, 89 and 11.8 and 5.32। इनको आपने ऐड करना है और गिवन प्रिसिजन के मुताबिक आपने ऐड करना है जो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो रूल्स बताए गए हैं उसके मुताबिक, एडिशन के रूल्स के मुताबिक। Decide by the use of dimensions which of the following is correct, F is equal to V lambda और F is equal to V over lambda। इन दोनों फॉर्मूलों को आपने देखना है, डायमेंशंस V की और लैम्डा की पुट करें। आप देखें कि किसकी डायमेंशन जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में किसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, उसके मुताबिक हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्टेट राइट हैंड रूल एंड गिव एट लीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट को बताना है वो क्या होता है, उसको डिफाइन करना है, फिर आपने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है और फिर उसके बाद आपने उसकी एग्जांपल्स देनी है दो जो हमने पहले भी डिस्कस किए। उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेनेशन में उसका राइट हैंड रूल यूज करना है कि राइट हैंड रूल यूज करके हम किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं और फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, उसका कम्यूटेटिव लॉ, कि क्या डॉट प्रोडक्ट की तरह क्रॉस प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है या नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है तीन वेक्टर्स, शो दैट
The three vectors I plus j plus k, 2i minus 3j plus k, 4i plus j minus 5k. They are mutually perpendicular. So for perpendicular vectors, we know we use dot product. So we consider I plus j plus k as a vector, 2i minus 3j plus k as b vector, and 4i plus j minus 5k as c vectors. And in order to show they are perpendicular, we can take the dot product of these three vectors a dot b, b dot a, and c dot a. And if we get zero answer, then we can say they are perpendicular to each other. Okay, that's the discussion of paper A and paper B of chapter 1 plus 2. Thank you.